नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास के शाब्दिक अर्थ में जाते हैं। पहले सीमांत का मतलब है एक अतिरिक्त, उपयोगिता मतलब किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि, उपयोगिता। ह्रास का मतलब कम होना, नियम यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता में कमी होते जाना। इस नियम की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में है। इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि गॉसेन अर्थशास्त्री ने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। क्या है ये नियम? ये नियम उपभोग से संबंधित नियम है और उपभोग में यह बताया गया है कि व्यक्ति, अर्थशास्त्र की मूल धारणा है व्यक्ति के संसाधन सीमित हैं, वह सीमित संसाधनों से अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यदि व्यक्ति के पास संसाधन सीमित नहीं रहे, संसाधनों में कोई कमी नहीं रहे, तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थशास्त्र कहाँ जरूरत है? जहाँ संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। अनंत आवश्यकताओं को हम हमारे सीमित संसाधनों से किस प्रकार से पूर्ण करें, इसके लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सीमित संसाधनों से हम कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ये नियम बताता है। इसी नियम में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक नियम है। इसमें उपभोग की प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे हमारे पास वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाती है, उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता हमें कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उपभोग के दौरान किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता में आगे जैसे जैसे और अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेंगे, उससे मिलने वाली उपयोगिता में धीरे धीरे कमी होने लग जाएगी। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि उपभोग की प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता में धीरे धीरे कमी होती जाएगी। और वो कमी धीरे धीरे कहाँ तक होती जाएगी? यानी एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ हम हमारी उपयोगिता से हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, जहाँ हमें उस वस्तु के उपभोग की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, वहाँ तक हमें उपयोगिता मिलती रहेगी। और जहाँ हम पूर्ण संतुष्ट होंगे, पूर्ण तृप्त होंगे, वह बिंदु पूर्ण तृप्ति बिंदु होगा, वहाँ वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता शून्य हो जाएगी। और शून्य होने के बाद भी यदि हम किसी वस्तु का उपभोग ज़्यादा रखेंगे तो हमें मिलने वाली उपयोगिता माइनस हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। तो नियम की व्याख्या में सबसे पहले मैं कहूँ, नियम क्या है? उपभोग के क्षेत्र में नियम लागू होता है। नियम गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस नियम में ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उपभोग की प्रक्रिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता में धीरे धीरे ह्रासमान होता है, कमी होती है। इसलिए इस नियम का नाम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पड़ा। इस नियम की मैं यहाँ तालिका बना रखी है, उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये तालिका आपके सामने है, यहाँ उपभोग्य वस्तुओं की इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों में जैसे कोई भी आप वस्तु मान लीजिए, सेब, केला, रोटी, कुछ भी माने आप उपभोग्य वस्तु। इस वस्तु की एक इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मिलने वाली उपयोगिता में कमी होती है, ह्रास होता है, हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पहली इकाई का उपभोग हम करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता 20 है। दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता 20 से घटेंगे 14 होगी। तीसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता 14 से घटेंगे 10 हो गई। और चौथी इकाई का उपभोग करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता 14 से घटते हैं 10 से घटकर 8 हो गई। फिर 5वीं से घटकर 6 हो गई। छठी रोटी से घटकर भी हमें 0 हो गई और 7वीं से माइनस हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो प्रारंभ में हमें घटते हुए क्रम में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यद्यपि ये धनात्मक है, घटता हुआ क्रम है धनात्मक। सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम है 14 से 20 से 14, 14 से 10, 10 से 8, 8 से 6 है धनात्मक, लेकिन घटते हुए क्रम। और 5वें वस्तु के उपभोग तक मिलने वाली उपयोगिता हमें मिल रही है। अब इसके बाद भी यदि हम वस्तु का उपभोग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपूर्ण संतुष्टि के बिंदु में पहुँचते हैं।
हमें अब और वस्तु का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम वस्तु का उपभोग करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता शून्य होगी। और शून्य के बाद भी यदि हम वस्तु का उपभोग जारी रखते हैं तो मिलने वाली उपयोगिता -2 यानी उपयोगिता नेगेटिव यूटिलिटी अनुपयोगिता के रूप में प्राप्त होगी। इसका टोटल उपयोगिता के हिसाब से बताना चाहूँ तो देखिए, पहली इकाई से 20, दूसरी इकाई से कुल 34 हो जाएंगे, फिर 44 हो जाएंगे, फिर 52 हो जाएंगे, फिर 58 हो जाएंगे और फिर 26 से 58 रहेगी तो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। ये कुल उपयोगिता में घटते हुए क्रम में बढ़ती होती है, बढ़ रहे हैं लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पूर्ण संतुष्टि है, अधिकतम कुल उपयोगिता हो सकती है और उसके बाद भी वस्तु का उपभोग करेंगे तो मिलने वाली कुल उपयोगिता हमारी 56 रह जाएगी, यानी कुल हाईएस्ट से घटकर के नीचे आ जाएगी। अब इसके आधार पर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, देखिए आप डायग्राम बनाना है। ये 0 एक्सिस y एक्सिस, यहाँ लिखेंगे वस्तु की मात्रा, वस्तु की इकाई और यहाँ लिखेंगे सीमा उपयोगिता। देखिए सीमांत उपयोगिता पर दे रहे हैं 14 से -2 में दे रहे हैं, वस्तु 1 से 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 -2 से है 0 है तो धन देते हैं -2 ऊपर 20 तक है, 20 तक तो यहाँ से 2 4 6 8 10 12 16 16 18 20 दो पैमाने में माना है। अब देखिए पहले सीमांत उपयोगिता देखिए, पहली इकाई से 20, पहली इकाई से 20 ले लीजिए, दूसरी इकाई से घटते हुए 14 हो गई, दूसरी से 14, फिर तीसरी से 10 हो गई, तीसरी इकाई से 10 मिल रही है, चौथी से 8 हो गई, चौथी इकाई से 8 है, फिर पांचवी से 6 है, 6 पांचवी इकाई से 6 हो गई, सातवीं से छठी से 0 है तो 0 हो जाएगी और सातवीं से -2 -2 यहाँ ये आपके सामने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। इसी को ये सामान्य डायग्राम मैंने भी यहाँ सामने रखा है। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक होता है विभाज्य वस्तुएं और एक होता है अविभाज्य वस्तुएं। ये अविभाज्य वस्तु के संबंध में है, अविभाज्य वस्तुएं तो ये सीमा उपयोगिता गिरते हुए क्रम में है, आप नहीं है इसको गिरते हुए क्रम में कह रहे हैं और नकारात्मक है। अब विभाज्य वस्तु के संबंध में हम डायग्राम बना सकते हैं। उसमें भी कोई 0 x y कोई सीमा उपयोगिता और ये वस्तु की इकाइयाँ वापस बढ़े 2 3 4 5 6 7 माना को ले जाएगा और पहली वस्तु से जैसे यहाँ से अपन छोड़ रहे हैं धीरे धीरे गिरते हुए एक बिंदु तक सुनने उसके बाद नीचे ये डायग्राम बन जाएगा। विभाज्य वस्तु में ये अविभाज्य वस्तु में सीमांत उपयोगिता है। अब ये आपके सामने अभी इसकी टेबल आई, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की तालिका, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की डायग्राम आपके सामने बनाए। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं वो क्या है तो सबसे बात करेंगे। पहली मान्यता है मानसिक स्थिति एक समान रहनी चाहिए, यानी ये है नियम जब लागू होगा तब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। उपभोग के दौरान जब वह व्यक्ति एक और उससे अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा है
तो उसकी मना स्थिति एक समान होनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। दूसरा है उचित मात्रा, यानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं वह उचित मात्रा में हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, प्यासे व्यक्ति के मुँह में यदि हम एक पानी की बूंद डालेंगे तो वो पर्याप्त मात्रा नहीं है। या भूखे व्यक्ति के मुँह में अगर हम एक रोटी का ग्लास, एक निवाला देंगे तो वो पर्याप्त मात्रा नहीं है। उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा, पर्याप्त मात्रा में उस वस्तु हो, जैसे एक चपाती है, एक गिलास पानी है, ऐसी एक निश्चित मात्रा हो जिससे नियम लागू हो सके। प्रत्येक इकाई एक समान हो, यानी उपभोग जिन वस्तुओं का करेंगे तो हम पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, सभी इकाइयाँ जिनका हम उपभोग कर रहे हैं उनकी आकार, मात्रा, प्रकार सब एक प्रकार का होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं हो, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। लगातार उपभोग होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि उपभोग जब हम कर रहे हैं तो उपभोग करते समय, जैसे मैंने अभी एक वस्तु का, एक इकाई का उपभोग किया, फिर उससे तुरंत बाद दूसरी इकाई का करूँगा, उससे तुरंत बाद तीसरी इकाई का उपभोग करूँ, तुरंत बाद चौथी इकाई का उपभोग करूँ, यानी उपभोग लगातार कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक इकाई का उपभोग करके बीच में हमने गैप दे दिया, बीच में हमने रेस्ट कर लिया, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। नियम लागू होने के लिए जरूरी है कि उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। प्राथमिकता अपरिवर्तित, यानी जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं तो वो आपकी प्राथमिकता में जैसे पहले थी वैसी ही प्राथमिकता में अब भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले प्राथमिकता में बहुत अच्छी थी और अब प्राथमिकता उसकी बदल गई, आपके लिए प्राथमिकता कम प्राथमिक हो गई, क्या पहले कम प्राथमिक थी अब प्राथमिक हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिकता वस्तु की पहली इकाई के उपभोग के समय आपके दिमाग में थी, वही प्राथमिकता वस्तु की अंतिम इकाई का उपभोग करते समय तक आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नियम लागू नहीं होगा। मूल्य में परिवर्तन नहीं, यानी जब हम किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की मन स्थिति उसके कारण भी परिवर्तित होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु के मूल्य में उपभोग के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उपभोग प्रक्रिया जिस दिन आपकी चलती है उस दौरान मूल्य अपरिवर्तित रहे, परिवर्तन ना हो, जिससे आपके दिमाग में कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए ये नियम लागू तभी होगा जब मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा। स्थानापन्न वस्तु का मूल्य, यानी स्थानापन्न वस्तु किसे कहेंगे, एक स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में ले सके उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, पेप्सी की जगह थम्स अप, ऐसा कुछ भी मान लीजिए कि जिसको एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु, रोटी की जगह ब्रेड काम में ले सकते हैं, उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। यदि एक वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने लग जाएगा तो जिस वस्तु का जो पहली स्थानापन्न वस्तु है उसके उपभोग की प्रक्रिया में भी अंतर आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरी वस्तु का उपभोग ज़्यादा होगा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उस पहली वस्तु का उपभोग कम होने लग जाएगा। इसलिए ये नियम लागू तभी होगा जब प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसमें परिवर्तन में हलचल ना हो, तब ये नियम लागू होगा। इसके साथ ही इस नियम को सबको आ जाए क्या क्या बात है, यानी उचित मात्रा, आप जिस इकाई का उपभोग कर रहे हैं उसकी मात्रा उचित, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिस वस्तु की आप उपभोग कर रहे हैं वो एक उचित मात्रा में हो, जैसे एक बूंद पानी ना हो, एक निवाला खाने का न हो, या एक बूंद दूध का न हो। जब हम लेते हैं तो एक गिलास दूध जैसे एक उचित मात्रा है, एक चपाती की साइज ठीक हो, ऐसे हमको साथ होना चाहिए। तो ये कह रहा है उचित मात्रा में अगर वस्तु नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये हम कह रहे हैं, इसलिए मान्यता यही है कि उचित मात्रा होनी चाहिए। जब उचित मात्रा नहीं होगी तो नियम लागू नहीं होगा, इसलिए इसको हम अपवाद नहीं कर सकते क्योंकि इस नियम में उसमें मान्यताओं में से शामिल है। दुर्लभ वस्तु में यानी नियम जो अपवाद आलोचक है वो कह रहे हैं कि इस वस्तु का यह अपवाद है कि इसमें दुर्लभ एवं विलक्षण वस्तुओं के संबंध में नियम लागू नहीं होता। जबकि मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज शास्त्र के हिसाब से कहना चाहूँगा कि ये नियम दुर्लभ वस्तुओं और विलक्षण वस्तुओं पर भी लागू होगा एक सीमा तक। क्यों? क्योंकि आप दुर्लभ वस्तु की कोई एक ही चीज़, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की पुरानी डाक टिकट है, उस पुरानी डाक टिकट को एक जैसे रूप में ही अगर आप आगे से आगे कलेक्शन करते रहेंगे तो फिर आपका मिलने वाले मूल्य धीरे धीरे कम होने देंगे। अलग अलग विलक्षण वस्तुएं अगर मान लीजिए महात्मा गांधी की अलग अलग पोस्टर में, अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रकार की टिकट आप करेंगे तो हो सकता है आपके उसमें कमी ना हो, ऐसा हो सकता है।
लेकिन नियम क्या कहता है, एक ही वस्तु का उपभोग करना है, यानी एक ही प्रकार की वस्तु को हम अगर नेक्स्ट उसका उपभोग करते रहेंगे, या मैं ये कहूँ कि संगीत मान लीजिए, आपको बहुत अच्छा एक गाना आपको जो आ रहा है, आपको मधुर संगीत पसंद है, एक अच्छा गाना आपको पसंद है, अगर उसी गाने को आप बार बार सुनेंगे तो थोड़ी देर में आपको मिलने वाली उपयोगिता उस गाने से भी कम होने लगेगी। लेकिन यदि आप पुराने मधुर गाने अलग अलग सुनते रहेंगे तो हो सकता है आपकी उपयोगिता कम ना हो, लेकिन नियम ये कह रहा है कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो वही होनी चाहिए जो पहली वस्तु, यानी गाना वही होना चाहिए जिसको आपने पहली बार सुना, उसी गाने को दूसरी बार, उसी को तीसरी बार, उसी को चौथी बार लगातार सुनाओगे तो निश्चित रूप से आपको मिलने वाली उपयोगिता में ह्रास मान होगा। इसलिए ये भी अपवाद में नहीं दिया जाता। मादक पदार्थ, जैसे मादक पदार्थ के बाद तो वैसे ही क्योंकि मन स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसको भी हम अपवाद नहीं मानेंगे, क्योंकि व्यक्ति की मन स्थिति एक समान होनी चाहिए, नियम की व्याख्या में स्पष्ट कहा है। तो मादक पदार्थ होते हैं उसके मानस परिवर्तन हो जाता है। कंजूस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि उसके धन को संग्रहित करने में कभी भी हरासमेंट नियम लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपसे यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि कंजूस व्यक्ति भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये नियम लागू होता है एक सामान्य व्यक्ति पे, सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए कंजूस व्यक्ति के लिए पूरक वस्तुओं को लागू होना चाहिए। तो हम भी कह रहे हैं कि पूरक वस्तुओं में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम लागू नहीं होगा। इसलिए निष्कर्ष के रूप में अपने कह सकते हैं कि सीमांत विरोध का ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और ये घटनाक्रम निश्चित रूप से उपभोग के क्षेत्र में जो व्यक्ति उपभोग करता है तो ये नियम उस पर लागू होता है। सामान्य परिस्थितियों में अन्य परिस्थितियों एक समान रहते हुए, मन स्थिति एक समान रहते हुए, सामान्य अर्थशास्त्र में नियम है कि अन्य घटक एक समान रहने पर, अन्य स्थितियों में परिवर्तन नहीं होने पर ये नियम लागू होगा। इसी के साथ ही चर्चा को कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।